दुनिया की जो सबसे पुरानी महान सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, इनके साथ ही एक और नाम जुड़ता है, सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ बिल्कुल। जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये शायद उन सब में सबसे ज्यादा फैली हुई थी। थी ही। तो आज हम इसी विशाल सभ्यता की शुरुआत और इसके कुछ खास ठिकानों से मिली जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इसके लिए एक YouTube वीडियो की जानकारी है, हाँ, और एक काफी विस्तृत लेख भी है। हाँ, तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। जरूर। और ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली ज्ञात शहरी संस्कृति थी। हाँ, और इसका फैलाव सोचिए 15 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। 15 लाख वर्ग किलोमीटर। हाँ, मतलब आज का जो पश्चिमी यूरोप है ना, लगभग उतना बड़ा इलाका था ये। अरे वाह। और इसकी कहानी वैसे तो 19वीं सदी में ही शुरू हो गई थी, जब कुछ खंडहर मिले थे, लेकिन जो असली तस्वीर सामने आई वो 20वीं सदी में आई। सही कहा। और जो व्यवस्थित खोज जिसे कहते हैं वो 1921 में शुरू हुई। दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल खोजा जी। ये आज के पाकिस्तान में है, पंजाब में रावी नदी के किनारे। और क्योंकि ये पहला स्थल मिला था, तो जो ब्रिटिश पुरातत्वविद थे जॉन मार्शल, हाँ, जॉन मार्शल, उन्होंने ही पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया। ये भी दिलचस्प है ना कि सिर्फ जगहों के नाम नहीं, बल्कि सोचिए उस जमाने में इतने बड़े इलाके में एक जैसी योजना वाले शहर मिल रहे हैं, एक जैसे बाट, मोहरें। ये कितनी संगठित व्यवस्था रही होगी। बिल्कुल। और उसके ठीक अगले ही साल 1922 में आर.डी. बनर्जी ने एक और बड़ा शहर खोजा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला। हाँ, मृतकों का टीला। ये सिंध में है, पाकिस्तान में ही, सिंधु नदी के किनारे। और ये दोनों शहर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये इस सभ्यता के परिपक्व काल में, मतलब लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के दौरान अपने चरम पर थे। परिपक्व काल यानी जब सब कुछ बहुत विकसित था, शहरीकरण, व्यापार वगैरह। हाँ बिल्कुल। शहरी योजना, व्यापार, सामाजिक संरचना, सब कुछ काफी उन्नत अवस्था में था उस समय। और ये फैलाव सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं था, जैसा आपने कहा। नहीं, ये तो उत्तर पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के भी कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। इसके 4 कोने अगर देखें तो उत्तर में मांडा है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। हाँ, मांडा। दक्षिण में दायमाबाद, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के पास। दायमाबाद, जी। पूरब में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी पर। और पश्चिम में वो सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान में, दश्त नदी पर, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास। तो ये तो वाकई बहुत ही विशाल क्षेत्र हो गया। हाँ, और एक खास बात यह है कि ज्यादातर बस्तियां जो हैं वो नदियों के किनारे बसी थीं। सिंधु, रावी, झेलम, चिनाब और एक घग्गर हकरा नदी प्रणाली भी थी। घग्गर हकरा, वो जो आज लगभग सूख चुकी है। हाँ वही, उसके किनारे तो बस्तियों का पूरा जाल बिछा हुआ था। ये नदियां ही उनकी जीवन रेखा थीं, खेती के लिए, शायद आने जाने के लिए भी। सही। और हरियाणा में जैसे राखीगढ़ी और बनावली हैं, वहाँ बहुत महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं। असल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्थल शायद हरियाणा में ही खोजे गए हैं। अच्छा। हाँ। तो नदियों पर निर्भरता तो साफ दिखती है पानी के लिए। जैसे गुजरात में लोथल है। हाँ, लोथल भोगवा नदी के किनारे। और वहां तो वो बंदरगाह या गोदीबाड़ा जिसे कहते हैं, डॉकयार्ड, उसके सबूत मिले हैं जी। जो समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र रहा होगा शायद। हाँ, या फिर राजस्थान में कालीबंगन ले लीजिए, वो घग्गर नदी के किनारे था। और वहां से तो जुते हुए खेत के सबसे पुराने भारतीय प्रमाण मिले हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण खोज थी कालीबंगन की। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, क्या सारी बस्तियां नदियों पर ही इतनी निर्भर थी? मतलब क्या कोई ऐसी जगहें भी थी जहां पानी का स्रोत अलग था, या उसका प्रबंधन, मैनेजमेंट कुछ अलग तरीके से होता था? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। और वो हमें मिलता है गुजरात में। कच्छ के रण में एक जगह है धौलावीरा। सुना है। वहां आसपास कोई बड़ी साल भर बहने वाली नदी नहीं है। अच्छा, फिर पानी? यही तो खास बात है। ये जगह अपनी असाधारण, मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जानी जाती है। आप सोचिए, उस जमाने में बिना आज की तकनीक के उन्होंने बारिश के पानी को जमा करने के लिए 16 बड़े बड़े जलाशय बनाए थे। 16 जलाशय? हाँ, 16। ये उस समय की इंजीनियरिंग का कमाल है। वाह, ये तो वाकई कमाल की बात है। शायद इसीलिए वो जगह बिना किसी बड़ी नदी के भी इतनी फल फूल सकी। बिल्कुल। और वहां सिर्फ पानी का प्रबंधन ही नहीं, बल्कि तांबा, शंख, कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थर, ये सब कच्चा माल भी काफी मिलता था।
तो व्यापार भी होता होगा, जाहिर है। हाँ, ऐसा लगता है कि इन चीजों का व्यापार वो शायद मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं से भी करते थे। तभी तो यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। सही बात है, इसका महत्व तो है ही। और मैंने सुना है धोलावीरा शहर का नक्शा भी कुछ अलग था, मतलब बाकी हड़प्पा शहरों से। हाँ, ये भी एक खास बात है। ज्यादातर हड़प्पा शहर 2 हिस्सों में बटे होते थे, एक ऊंचा हिस्सा जिसे गढ़ कहते हैं और एक निचला शहर। हाँ, गढ़ और निचला शहर। लेकिन धोलावीरा 3 हिस्सों में बटा था, गढ़, फिर एक मध्यम नगर और फिर निचला नगर। ये त्रिस्तरीय विभाजन धोलावीरा की अपनी पहचान है। अच्छा, 3 हिस्से, ये भी अनोखा है। तो इस पूरी बातचीत से अगर हम कुछ मुख्य बातें निकालें तो क्या होंगे? पहली तो यह है कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे विस्तृत सभ्यताओं में से एक थी। हाँ, बिल्कुल। और इसकी जो व्यवस्थित खोज है वो 20वीं सदी की शुरुआत में हुई, जिसमें हड़प्पा पहला ज्ञात स्थल था। सही। दूसरी बात, ज्यादातर स्थल नदियों के किनारे थे। पानी के लिए, जीवन यापन के लिए नदियां उनकी लाइफलाइन थीं। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, धोलावीरा जैसे स्थल ये दिखाते हैं कि मानव बस्तियों की तरक्की सिर्फ नदियों पर ही निर्भर नहीं थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वहाँ के जो स्थानीय संसाधन थे, व्यापार था और सबसे बढ़कर इंसानी दिमाग, मतलब इनोवेशन, जैसे धोलावीरा की वो पानी सहेजने की तकनीक, ये भी विकास के बहुत बड़े कारण बन सकते थे। तो मतलब मानव नवाचार और स्थानीय संसाधनों का भी उतना ही महत्व था। बिल्कुल। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज। हाँ, जहाँ तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता था, उससे औजार, हथियार, बर्तन वगैरह बनते थे। इस सभ्यता ने वाकई शहरी नियोजन में, व्यापार में, तकनीक में कमाल की तरक्की दिखाई थी उस जमाने के हिसाब से। हाँ, और यहाँ ना एक सोचने लायक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। बताइए। कि अगर धोलावीरा बिना किसी बड़ी नदी के सहारे सिर्फ अपने व्यापार और अपनी खास जल प्रबंधन तकनीक के दम पर इतना विकसित हो सका, तो क्या हमें प्राचीन बस्तियों के विकास को समझने के लिए जो पारंपरिक सोच है कि बस नदी किनारे ही सब कुछ होता है, उससे थोड़ा आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है? मतलब ये कि किसी जगह के अपने खास संसाधन क्या हैं, उसकी व्यापार करने की क्षमता कितनी है, और वहाँ के लोगों ने क्या नई तकनीकें इजाद की। क्या इन चीज़ों पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए जब हम पुरानी बस्तियों का अध्ययन करते हैं? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। वाकई सोचने वाली बात है कि हम विकास के पैमाने कैसे तय करते हैं, और क्या हम किसी जगह की अपनी अनूठी क्षमताओं को नजरअंदाज तो नहीं कर देते? हाँ, इस पर जरूर सोचिए।